हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान क्लास 12 के चैप्टर 2 विलयन के लेक्चर नंबर 7 में विलेयता के बारे में। पिछले टॉपिक में भी हम लोगों ने विलेयता के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने जो विलेयता टॉपिक है वहाँ पर ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में बताया था। ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में बताया गया था कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में ठोस की एक स्थिर ताप पर जितनी मात्रा अधिक से अधिक घुल जाती है और अधिक मात्रा को जो ठोस को नहीं बोला जा सकता है, तो जो प्राप्त विलयन होता है उसे हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। और इस स्थिति में जो विलेयता होती है उसे बोलते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता बोला जाता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमने डिस्कस किया था, विलेय व विलायक की प्रकृति व ताप। अब हम आगे डिस्कस करेंगे विलेयता के ही अंतर्गत कि विलेयता को दाब कैसे प्रभावित करता है, विलेयता को दाब किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखा गया है कि दाब का जो प्रभाव है, दाब का जो प्रभाव है वो ठोस व द्रव विलेय पर नहीं होता है, क्योंकि ठोस और द्रव के अणुओं के बीच अंतराकाशीय स्थान बहुत कम होता है, इनको दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए ठोस व द्रव पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्य रूप से गैस को दाब प्रभावित करता है, इसलिए हम दाब का प्रभाव जो अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से वो गैसों के लिए करेंगे। तो आज का जो मुख्य टॉपिक हमारा होगा वो ये है गैसों की द्रव में विलेयता। तो देखिए, एक पिस्टन एक सिलेंडर है जिसमें एक निश्चित मात्रा विलायक की है, और पिस्टन एक सिलेंडर में यदि हम कुछ मात्रा में गैस के अणुओं को लें, गैस के अणुओं को लें, अब यदि हम इस पिस्टन के ऊपर धीरे धीरे दाब को बढ़ाएं तो देखा गया कि जैसे जैसे गैस का दाब बढ़ता जाता है, तो दाब बढ़ने पर गैस पर जैसे दाब बढ़ाएंगे, गैस के अणु धीरे धीरे विलायक के अणुओं के बीच के रिक्त स्थान में प्रवेश करते जाएंगे, जिससे गैस की द्रव में जो विलेयता होगी वो बढ़ती जाएगी और पिस्टन धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। तो गैस की द्रव में विलेयता को समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया, जिसके बारे में हम मुख्य रूप से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी ने किसी गैस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, इसके बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि यदि हम ताप को स्थिर कर दें, ताप अगर हमारा स्थिर हो, तो स्थिर ताप पर जैसे जैसे हम इस द्रव की सतह पर जो गैस है, इस गैस का आंशिक दाब बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आंशिक दाब बढ़ाएंगे, गैस की द्रव में विलेयता जो होगी, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है आंशिक दाब। आंशिक दाब शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि ये आवश्यक नहीं, यहाँ पर जो गैसें उपस्थित हैं वो एक ही गैस हो सकता है। यहाँ पर गैसों का मिश्रण हो, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, या वायु हो सकती है। तो वायु में कई गैसें होती हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम जब गैस की विलेयता निकालेंगे तो गैस की विलेयता किसी एक इंडिविजुअल गैस की निकालेंगे, या तो नाइट्रोजन की निकालेंगे या तो ऑक्सीजन की निकालेंगे। तो जब हम किसी एक गैस की विलेयता निकालेंगे तो जो सभी पूरे मिश्रण में उस गैस का जब दाब लिया जाएगा तो उस दाब को आंशिक दाब बोलेंगे। यदि दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण है और उसमें से किसी एक गैस का दाब निकालना है तो उस गैस के दाब को हम आंशिक दाब बोलते हैं, और सभी गैसों के दाब को एक साथ हम कुल दाब बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम राउल्ट लॉ पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो हेनरी ने बताया कि यदि हमारा ताप स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी
गैस की द्रव में स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, अभी हमने बताया कि गैस की जो द्रव में विलेयता जो होगी, विलेयता द्रव की सतह पर, ये द्रव है, द्रव की सतह पर गैस का जो आंशिक दाब होगा, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब जैसे जैसे उस गैस का आंशिक दाब बढ़ता जाता है, उस गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब समानुपाती गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। फिर हेनरी ने बताया कि जैसे जैसे गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी, ठीक वैसे ही गैस की द्रव में मोल अंश भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे उस गैस का द्रव में मोल अंश बढ़ता जाएगा, तो मोल अंश बढ़ने पर उस गैस का आंशिक दाब भी बढ़ेगा। तो इस आधार पर इन्होंने, हेनरी ने एक दूसरा, इसी को थोड़ा संशोधित करके दूसरा नियम दिया, नियम वही है लेकिन फार्मूला बनाने के लिए दूसरा नियम दिया कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश, जिसे हम प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश या प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हेनरी ने नियम को संशोधित कर बताया कि यदि हमारा ताप स्थिर है तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे उस गैस का आंशिक दाब बढ़ेगा, उस गैस की द्रव में विलेयता बढ़ने का मतलब है कि गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश बढ़ता जाएगा, गैस का द्रव में मोल अंश बढ़ता जाएगा, गैस का द्रव में मोल अंश बढ़ेगा। तो इस आधार पर बताया कि किसी भी विलयन में गैस की वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होगा, जो आंशिक दाब होगा वो उस विलयन में गैस के मोल अंश या प्रभाज के समानुपाती होगा। जैसे जैसे उसका गैस का मोल अंश या मोल प्रभाज बढ़ता जाएगा, उस गैस का आंशिक दाब भी बढ़ता जाएगा, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं हेनरी नियम के अनुसार P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, इसे X लिख सकते हैं। X होता है X गैस मीन्स होता है गैस का मोल अंश, P मीन्स हो गया गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है हेनरी नियम के अनुसार। इतना स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, फिर आगे डिस्कस करते हैं इस फार्मूले के बारे में। हेनरी नियम के अनुसार जो गैस का आंशिक दाब होगा P मीन्स गैस का आंशिक दाब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल अंश। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नेतांक KH आएगा, KH का मतलब होता है हेनरी नेतांक, वेयर P इक्वल टू गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब X गैस
इसका मतलब है गैस का विलयन में मोल अंश KH इक्वल टू होगा हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक का मात्रक निकालेंगे तो देखिए P इक्वल टू KH है, तो यहाँ पर x मोल अंश है, मोल अंश की कोई यूनिट नहीं होती है, तो KH की यूनिट जो होगी वो P की यूनिट के बराबर होगी। और P दाब है, तो दाब की यूनिट जो होगी वो KH की यूनिट होगी। तो KH का मात्रक, कि दाब का मात्रक जो है ये पास्कल में हो सकता है, पास्कल, या हम बार में लिख सकते हैं, बार या किलो बार, या हम वायुमंडल में लिख सकते हैं। तो जो मुख्य रूप से दाब का मात्रक होगा वही हमारे हेनरी नियतांक KH का मात्रक होगा। अब हम देखेंगे कि KH किस प्रकार से दाब और ताप पर द्वारा प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक KH को प्रभावित करते हैं। KH को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए P इक्वल टू KH X गैस है, तो देन KH इक्वल टू होगा P अपान X गैस। तो इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि यदि KH का मान परिवर्तित होगा तो गैस की द्रव में जो विलेयता होगी वो भी बदल जाएगी, क्योंकि मोल अंश बदलेगा, तो मोल अंश बदलेगा तो विलेयता बदल जाएगी। देखा गया है कि यदि KH का मान अधिक है तो गैस की द्रव में विलेयता जो होगी या मोल अंश जो होगा वो कम हो जाएगा। तो KH की जो वैल्यू होती है वो नंबर 1 है गैस की प्रकृति व विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती, गैस व विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक ही गैस अलग अलग विलायक में, एक ही गैस की अलग अलग विलायक में प्रकृति अलग अलग होती है। यदि किसी दिए हुए दाब पर दिए गए दाब पर KH का मान अधिक है, KH का मान अधिक है, तो उस गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही कम होगी। तो गैस की द्रव में विलेयता कम होगी। तो स्पष्ट है कि KH के द्वारा किसी द्रव में विलेयता हम निकाल सकते हैं। यदि किन्हीं दो गैसें हैं, मान लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले फिर आगे देखते हैं। मान लिया समझने के लिए 298 केल्विन पर हीलियम के लिए KH का मान जो है लगभग 145 किलो बार के आसपास होता है, और नाइट्रोजन के लिए अप्रॉक्स 75 किलो बार, समझने के लिए लिख रहे हैं, बार है। तो हीलियम के लिए जब KH की वैल्यू 145 है, इसका मतलब हीलियम की जल में विलेयता कम होगी, क्योंकि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी विलेयता उतनी कम होगी। जबकि नाइट्रोजन के लिए हीलियम कंपेरिजन में KH का मान बहुत कम है, तो KH का मान जितना कम होगा विलेयता उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखा गया है कि इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न गैसों के लिए हम KH के द्वारा किसी द्रव में विलेयता निकाल सकते हैं। KH का मान जितना कम होता जाएगा, द्रव में उस किसी दिए हुए ताप पर उस गैस की विलेयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो देखा गया है कि ऑक्सीजन जो है जल में विलय हो जाती है, इसलिए विलय हो जाती है क्योंकि KH की वैल्यू जो है ऑक्सीजन के लिए कम होती है, इसलिए KH की वैल्यू कम होने से ऑक्सीजन की द्रव में विलेयता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया दाब जो है KH का जो है
प्रभाव, दूसरा जो है ताप का प्रभाव देखेंगे, ताप का प्रभाव। तो देखा गया है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे KH का मान बढ़ता जाएगा तो उस गैस की द्रव में विलेयता जो होगी घटती जाएगी, द्रव में विलेयता घटती जाएगी। ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है, जिससे गैस की द्रव में विलेयता घटती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि जलीय जीव जंतु जैसे मछलियाँ ठंडे जल में आरामदायक महसूस करती हैं या आराम से रहती हैं गर्म जल की तुलना में? तो उसका कारण यही है कि जो ठंडा जल होगा, ठंडा जल का ताप कम होगा, तो ताप कम होने से क्या होगा, विलेयता ज़्यादा होगी, विलेयता ज़्यादा होगी, क्योंकि KH का मान कम होगा। KH का मान जितना कम होगा, KH का मान जितना कम होगा, KH इक्वल टू P/X गैस, KH का मान अगर कम होगा तो विलेयता ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम जल का ताप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे KH का मान बढ़ेगा, और KH का मान बढ़ने से जो जलीय जीव होंगे, जलीय जीवों को श्वसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। श्वसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन जब ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर ऑक्सीजन की जल में विलेयता घट जाएगी, जिससे ऑक्सीजन की जल में विलेयता घट जाएगी, जिससे जलीय जीवों जैसे मछलियों को श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और इसलिए वो जो है गर्म जल में अधिक सुविधाजनक नहीं महसूस करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर यही है कि ठंडे जल में जलीय जंतु आराम से रहते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की जल में विलेयता ज़्यादा होती है, क्योंकि KH का मान कम होता है। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है ऑक्सीजन की जल में विलेयता घटती जाती है, क्योंकि KH का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग के बारे में। तो हेनरी नियम का पहला अनुप्रयोग तो यही है कि ठंडे जल में जो है जलीय जीव जंतु आरामदायक महसूस करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग हम देखेंगे कि सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 को अधिक दाब पर रखा जाता है। सोडा वाटर व कोल्ड ड्रिंक में CO2 को अधिक दाब पर प्रवाहित करके बंद बोतलों में रखा जाता है तथा उन बोतलों को ठंडा रखा जाता है। तो उसका कारण यही होता है कि CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक व सोडा वाटर में डिजॉल्व करने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होगी। जब दाब बढ़ाएंगे तो उनकी दाब बढ़ाने पर गैस CO2 की गैस में विलेयता या मोलेंस बढ़ जाएगा। और ठंडा इसलिए रखते हैं क्योंकि ताप कम होगा तो KH का मान कम होगा, जिससे विलेयता ज़्यादा होगी। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो KH का मान बढ़ जाएगा, जिससे विलेयता उनकी घट जाएगी। तो ये दूसरा इसका अनुप्रयोग है हेनरी नियम का। तीसरा अनुप्रयोग, जो गोताखोर होता है, गोताखोर जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो उनको श्वसन के लिए जो अपने सिलेंडर ले जाते हैं, उन सिलेंडर में सामान्य रूप से वायु यदि हम प्रयोग करेंगे तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज़्यादा होता है, और यदि नाइट्रोजन अधिक प्रतिशत में है तो श्वसन उच्च दाब पर जब हम श्वसन करते हैं तो नाइट्रोजन की विलेयता हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम सामान्य दाब पर आएंगे पृथ्वी तल पर, तो वही नाइट्रोजन जब बाहर निकलेगी तो हमारी जो केसनलियाँ होंगी ब्लड की, उनको वो ब्रेक कर सकती है, जिससे हमारी नसें जो होंगी, केसनलियाँ जो होंगी, फट जाएंगी, जिन्हें हम चिकित्सीय भाषा में बेड्स कहते हैं। बेड्स उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? बेड्स उत्पन्न करती हैं। इस हानि से बचने के लिए, दुष्प्रभाव से बचने के लिए, जो हम ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें उच्च दाब पर हीलियम व तनु
वायु का मिश्रण प्रयोग करते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हीलियम की उपस्थिति में हीलियम जो होती है वो ब्लड में कम विलय होती है और सामान्य परिस्थितियों में आने पर बेड्स जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या कारण है कि गोताखोर श्वसन के लिए हीलियम युक्त वायु का प्रयोग करते हैं। तो उसका आंसर यही होगा कि हीलियम की उच्च दाब पर ब्लड में या रक्त में विलेयता कम होती है, जिससे बेड्स होने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा इसका अनुप्रयोग है हेनरी नियम का। यदि हम ऊंचाइयों पर जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे दाब घटता जाएगा और दाब घटने पर ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वायु में घटती जाती है, जिससे हमें श्वसन में दिक्कतें होती हैं और हमारी सोचने विचारने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे बोलते हैं एनॉक्सिया। इसको इस प्रकार से देखा गया कि जो फाइटर जेट उड़ाने वाले जो पायलट थे, जब ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचते थे तो देखा गया जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती थी वैसे वैसे एक ऐसी हाइट आती थी कि वो उनके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती थी, और जब वो फिर नीचे आते थे तो फिर से ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से फिर से वो सामान्य रूप से सोच सकते थे। तो इसलिए जो फाइटर जेट उड़ाने वाले जो पायलट होते हैं, जो एक उच्चतम हाइट पर पहुंचते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे और जो है सोचने समझने की क्षमता बनी रहे। इसे बोलते हैं एनॉक्सिया। जब ऑक्सीजन की सांद्रता हमारे शरीर मस्तिष्क में कम हो जाएगी तो इस रोग को बोला जाता है एनॉक्सिया रोग बोलते हैं। तो ये तो हो गए हेनरी नियम के अनुप्रयोग। करेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, तो देखिए हेनरी नियम की पहली सीमा यह है कि ये नियम मुख्य रूप से आदर्श गैस के लिए मान्य है, लेकिन कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस का समान व्यवहार करती हैं, आदर्श गैस के समान व्यवहार करती हैं। इसलिए कम दाब पर वास्तविक गैसें भी हेनरी नियम को फॉलो करती हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ऐसी गैसें जो विलयन या विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करती, वह गैस जो द्रव से रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, वो गैस जो द्रव से रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, ऐसी गैसें भी हेनरी नियम को फॉलो करती हैं। लेकिन जो गैसें द्रव के साथ रासायनिक क्रिया कर लेंगी वो हेनरी नियम को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे हम देखें अमोनिया गैस के लिए हेनरी नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अमोनिया जल में जब घुलती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना देती है, NH4OH बनाती है। इसलिए अमोनिया की द्रव में विलेयता पर हेनरी नियम को लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अमोनिया जो है जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जबकि ये नियम जो होता है ऐसी गैसों के लिए मान्य नहीं है जो रासायनिक क्रियाएं करती हैं। ठीक है। तीसरा है वो गैस जो विलयन में आयनित नहीं होती हैं, उनके लिए मान्य है। ऐसी गैस होना चाहिए जो विलयन में आयनित नहीं होना चाहिए, वो राउल्ट के नियम का फॉलो करेंगी या पालन करेंगी। अगर गैसें आयनों में ब्रेक हो जाती हैं, जैसे विलयन में घुली जाती हैं, वो गैसें राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेंगी। जैसे HCl को जब जल में घोला जाता है तो HCl जल में घुलकर H आयन और Cl- आयन देते हैं। इसलिए HCl गैस की द्रव में विलेयता पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये हो गए राउल्ट के नियम की सीमाएं। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने सभी साथियों को
शेयर कर दें। थैंक यू।